डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड हैं, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड अगर इन्वेस्टिगेटर यूज करता है तो सेंसस मेथड मींस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो सेंसस मेथड में तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 11th क्लास है और 11th क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो इन्वेस्टिगेटर उन 100 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है या फिर जो भी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में जो आइटम है वो होमोजेनियस है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर सैंपल मेथड का यूज कर सकता है। तो जो सैंपल मेथड है, सैंपल मेथड मींस सम आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स आर सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। कि सैंपल मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो फॉर एग्जांपल अगर 11th क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 आइटम्स हैं 11th क्लास में, इन्वेस्टिगेटर 11th क्लास का सर्वे कर रहा है, तो उस केस में अगर वो 100 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है, इट मींस ही इज यूजिंग सेंसस मेथड। और अगर वो इन 100 आइटम्स में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल 100 में से वो 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर ले और 30 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करे, तो और उसी के बेस पे अपना कंक्लूजन अगर ड्रॉ करता है तो हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर इज यूजिंग सैंपल मेथड। तो जो सैंपल मेथड है इसकी जो टेक्निक्स है कि जो इन्वेस्टिगेटर हो सैंपल फ्रेम करने के लिए 100 में से वो 30 आइटम अगर सेलेक्ट करता है तो इनको कैसे सेलेक्ट करे। तो सैंपल मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो टेक्निक यूज कर सकता है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या है? रैंडम सैंपलिंग मींस each and every item of universe have equal chance of being selected. Random sampling means कि इन्वेस्टिगेटर जब सैंपल फ्रेम करने के लिए आइटम्स को सेलेक्ट करता है तो हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। इसमें पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है, पर्सनल बायस्ड के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो भी आइटम सेलेक्ट करता है सैंपल फ्रेम करने के लिए तो उसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से उनको सेलेक्ट नहीं करता। रैंडम सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर यूज करता है एक तो लॉटरी मेथड का या फिर टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। तो सबसे पहला मेथड है लॉटरी मेथड। रैंडम सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर लॉटरी मेथड का यूज कर सकता है। लॉटरी मेथड मींस इसमें इन्वेस्टिगेटर फॉर एग्जांपल अगर वो 11th क्लास का सर्वे कर रहा है उसमें 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट्स की वो लिस्ट बनाएगा, उसमें या तो स्टूडेंट्स के नेम होंगे या उनके रोल नंबर, तो 100 स्टूडेंट्स की वो लिस्ट बनाएगा, उन लिस्ट को शफल करेगा और उसमें से जितने भी आइटम उसको सेलेक्ट करने हैं 20, 30, 40 वो सेलेक्ट कर लेगा। तो इसमें जो भी 40 स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करता है उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि स्लिप्स में से जो भी 40 स्लिप्स निकलेंगी उनमें जो भी नाम होंगे या रोल नंबर होंगे वही आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो एक तो रैंडम सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर यूज करता है लॉटरी मेथड का और सेकेंडली वो यूज कर सकता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपने अपने रैंडम नंबर्स की टेबल बना रखी है और उनमें से जो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो टेबल है वो है टिपेट्स टेबल। जो भी टिपेट्स की टेबल है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है टू फ्रेम अ सैंपल। इसमें जो टिपेट है
इसमें टेबल मीन्स कि हम ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी ये बुक है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ये जो एक पेज है इस पे 4 डिजिट के 1 2 3 4 4 3 2 1 7 3 2 9 9 1 0 0 ऐसे 4 डिजिट्स के नंबर लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर किसी भी पेज को सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेटर इस पेज को सेलेक्ट करता है तो इसमें जो भी डिजिट्स हैं इनके अकॉर्डिंग वो अपने सैंपल को फ्रेम करता है। अब इसमें तो 4 डिजिट के नंबर है, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटर को चाहिए सिर्फ 2 डिजिट के, तो इसमें वो फॉलो कर सकता है कि वो सिर्फ आगे के 2 डिजिट ले ले, 1 2, फिर 43 को सेलेक्ट कर ले, फिर 73 को सेलेक्ट कर ले, फिर 93 को सेलेक्ट कर ले। या अगर 3 डिजिट का है तो वो 3 डिजिट यूज कर सकता है कि 123, फिर 438, 720। तो जो भी ये टेबल्स हैं ऑफ रैंडम नंबर्स, इन्वेस्टिगेटर इनका यूज कर सकता है। इसमें जो भी नंबर्स गिवन है उनको वो सेलेक्ट कर सकता है, उन आइटम्स को टू फ्रेम अ सैंपल। तो रैंडम सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर के पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है और सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता कि इस लिस्ट में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होने वाले हैं। इसमें जो भी डिजिट्स होंगे, जो नंबर गिवन होंगे, उन्हीं को वो सेलेक्ट कर लेगा, उन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेगा टू फ्रेम अ सैंपल। तो जो भी टेबल्स है रैंडम नंबर्स की, इनमें जो टिपेट की टेबल है वाइडली यूज्ड टेबल है और उसमें टिपेट ने यूज किया है 41,600 फिगर्स का। उसने 4 डिजिट की 10,400 जो नंबर्स अपनी टेबल में दिए हैं और इनके बेस पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल आइटम फ्रेम अपने आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है टू फ्रेम अ सैंपल। जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कई बार वो आइटम सैंपल में इंक्लूड नहीं हो पाते, या हम कहें कि जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है रैंडम सैंपलिंग में। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है सैंपलिंग का वो हमारे हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। और नॉन रैंडम सैंपलिंग में हम जिन मेथड्स का यूज करते हैं उसमें सबसे पहला हमारा है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग या इसको हम डेलिब्रेट सैंपलिंग भी बोलते हैं। पर्पसिव मतलब इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव आइटम्स को सेलेक्ट करता है। तो पर्पसिव जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पर्पसिव या डेलिब्रेट जानबूझ के। तो पर्पसिव सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और आइटम्स को सेलेक्ट करता है। तो अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें पर्पसिव या डेलिब्रेट सैंपलिंग की, तो इसमें फायदा तो ये है कि कई बार जो आइटम्स होते हैं उसमें से इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि अगर ये 100 स्टूडेंट्स है तो इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट इसमें जरूर इंक्लूड होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल सिंगिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्वे है तो उसमें इन्वेस्टिगेटर को पता है कि इसमें से ये जो 4 स्टूडेंट है ये बहुत अच्छे सिंगर है तो इनका इंक्लूड होना जरूरी है। तो उस केस में जो पर्पसिव सैंपलिंग है वो बेस्ट मेथड है, तो ये सिंपल मेथड है और इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको वेटेज दी जाती है। लेकिन अगर हम इसके डिमेरिट की बात करें तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस है, क्योंकि इसमें सभी आइटम्स के इक्वल सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है। और अगर जो सैंपल फ्रेम किया है इन्वेस्टिगेटर ने अगर वो पार्शियल होगा तो फिर जो रिजल्ट उसके ऊपर बेस्ड है वो भी डाउटफुल होगा। नेक्स्ट जो नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है वो हमारा है स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैंपलिंग हम जिसको बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड मींस ग्रुपिंग करना, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। तो ये जो सैंपलिंग मेथड है इसमें इन्वेस्टिगेटर दोनों मेथड्स का रैंडम सैंपलिंग एज वेल एज पर्पसिव सैंपलिंग दोनों मेथड्स का यूज करता है, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कहते हैं।
इसमें इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले पर्पजिव सैंपलिंग का यूज करता है, और पर्पजिव सैंपलिंग का यूज करके वो ग्रुप्स, स्ट्रेटा ग्रुप्स बनाता है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो भी आइटम्स है, उन आइटम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर 11th क्लास के स्टूडेंट को हम डिवाइड कर दें कि ये 11th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले पॉपुलेशन को पर्पजिव सैंपलिंग का यूज करके ग्रुप्स में डिवाइड करता है, और उसके बाद हर एक ग्रुप में से रैंडमली आइटम्स को सिलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल। तो अगर जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है या मिक्स्ड सैंपलिंग हम जिसको बोलते हैं, अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो भी सैंपलिंग, जो भी आइटम्स है, जो पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं, उनको डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस सैंपल में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। ये जो आइटम्स है ये पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो क्वालिटीज है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। और इसीलिए क्योंकि इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हो जाती है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें जो रिजल्ट आता है वो भी एक्यूरेट आता है, रिलायबल आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिमेरिट्स की, तो अगर जो पॉपुलेशन में जो आइटम्स हैं उनमें अगर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मींस ऑल आइटम्स आर होमोजेनियस, तो अगर सभी जो आइटम्स हैं वो सेम है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी स्कूल में 11th क्लास में जो है वो 100 स्टूडेंट है और सबके पास साइंस है और उसमें भी सारे के सारे बॉयज हैं, तो कैसे इनको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करें? तो अगर जो पॉपुलेशन में जो भी आइटम्स है वो होमोजेनियस है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो उस केस में उनको ग्रुप में डिवाइड करना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में जो मिक्स सैंपलिंग है या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है उसको यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो हो सकता है वो ग्रुप्स में से जब आइटम को सेलेक्ट करे तो उस टाइम वो पार्शियलिटी करे, और अगर आइटम्स को सेलेक्ट करने में पार्शियलिटी होगी, पर्सनल बायस्ड होगी, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी डाउटफुल होंगे। इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले पॉपुलेशन को अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली। फॉर एग्जांपल कि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स को हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें कि 100 स्टूडेंट है 1 to 100, या फिर हम अल्फाबेटिकली कि पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी से शुरू होने वाले जिनके नेम है, फिर ई एफ, तो अल्फाबेटिकली हम उनको अरेंज करें, या फिर एरिया वाइज। तो इसमें जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है इसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो पॉपुलेशन को अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या फिर जियोग्राफिकली, और उसके बाद every nth item, every nth item is being selected to frame a sample. Every nth means इसमें इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है कि every third item या फिर every fifth item, nth means कि कोई भी थर्ड या फिफ्थ या 10th आइटम को सेलेक्ट कर सकता है टू फ्रेम अ सैंपल। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो इन्वेस्टिगेटर ने डिसाइड किया है कि एवरी थर्ड आइटम विल बी इंक्लूडेड टू फ्रेम अ सैंपल,
तो इसमें पहला जो नंबर है वो तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा, पहला आइटम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पहला आइटम इन्वेस्टिगेटर ने ले लिया 2, तो 2 के बाद एवरी थर्ड कि हमारा फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन को अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली, और उसके बाद एवरी nth आइटम इज बीइंग सेलेक्टेड टू फ्रेम अ सैंपल। अब जो भी आइटम सेलेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें सिस्टमैटिक सैंपलिंग की, तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है, और इसमें कोई पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन को सबसे पहले अरेंज करता है और उसमें से एवरी nth आइटम को सेलेक्ट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर की तरफ से पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिमेरिट की, तो एक तो इसमें हर एक आइटम के इक्वल सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एवरी nth मतलब पता है कि हर एक 5th आइटम, तो बीच में जो भी 4 आइटम रह गए उनको पता है कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे। एवरी 5th मींस कि अगर हम कहें कि पहला आइटम सेकंड है तो फिर एवरी 5th 7th, फिर इसमें हम फिर 5 ऐड कर दें तो 12th, तो बीच वाले जो आइटम है उनको पता है कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं है। और अगर जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है कि सारे के सारे आइटम बिल्कुल सेम है, तो उस केस में भी उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में अगर सारे के सारे आइटम होमोजीनियस है तो इन्वेस्टिगेटर रैंडम सैंपलिंग का यूज कर सकता है, किन्हीं भी आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो आइटम्स है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो हमारा सैंपलिंग मेथड है वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा मतलब एक लिमिट फिक्स कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन होती है स्टडीज में, जॉब्स में, कि बीसी की, एससी कैटेगरी की, या ओबीसी की अलग अलग जो कैटेगरीज है कितनी परसेंट जो सीट है वो रिजर्व है। तो वही यहाँ पे है कोटा सैंपलिंग मींस इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करता है ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, स्टैटिस्टिकल सर्वे कंडक्ट करना है कि वो बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसके ऊपर सर्वे कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना पसंद किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो उस केस में वो जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर सकता है कि ये जो है ये मेल है, या ये मैन है, ये विमेन है, और ये चिल्ड्रन है। तो सबसे पहले क्वार्टर सैंपलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और अब वो इन ग्रुप्स में कोटा फिक्स कर देता है, एक लिमिट फिक्स कर देता है कि जो मैन है इसमें से कितने परसेंट आइटम सेलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो 10% मैन, 20% वीमेन, और बाकी के जो 70% है वो चिल्ड्रन। तो ये कोटा फिक्स करने को हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके बाद हर एक ग्रुप में कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि किस ग्रुप से कितने परसेंट आइटम्स सेलेक्ट किए जाएंगे। अब उसके बाद कोटा फिक्स करने के बाद अब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो मैन में से किन 10% मैन को सेलेक्ट करता है, वीमेन में से किन 20% वीमेन को सेलेक्ट करता है, और चिल्ड्रन में से किन 70% चिल्ड्रन को वो सेलेक्ट करता है। तो अगर हम इसकी मेरिट की बात करें तो इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये साइंटिफिक मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन को उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और क्योंकि इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हो रही है तो इसीलिए पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिमेरिट की, तो इसमें पर्सनल जो बायस्ड है, इन्वेस्टिगेटर के पक्षपात करने के चांसेस हैं,
क्योंकि कोटा फिक्स करने के बाद अब मैन में से जो 10% आइटम्स को सेलेक्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो अगर 100 मैन है तो उसमें से किन 10% को वो सेलेक्ट करता है। जो विमेन है उनमें से किन 20% विमेन को वो सेलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है। तो इसमें पर्सनल बायस्ड के चांसेस हैं, और अगर पर्सनल बायस्ड होगा जहां पे पार्शियलिटी होगी तो वहां पे जो रिजल्ट है वो भी डाउटफुल होंगे। नेक्स्ट इसमें जो मेथड है हमारा वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। नेक्स्ट इसमें जो सैंपलिंग मेथड है वो हमारा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग मींस इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है, लेकिन जिन सैंपल आइटम्स को वो सेलेक्ट करता है वो उसके अपने पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं करता, बल्कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करता है, अपनी सुविधा के अनुसार करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो बिलोंग करता है दिल्ली से, और उसको स्कूल्स के ऊपर स्कूल्स का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस केस में अगर मान लो कि पूरे इंडिया के या हम कहें कि सिर्फ जो दिल्ली के जो स्कूल हैं उनके ऊपर अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो दिल्ली में भी बहुत सारे एरियाज हैं, तो उनमें से वो किस स्कूल को सेलेक्ट करे। तो उस केस में जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो जिस एरिया में रहता है, अगर हम कहें कि वो उत्तम नगर में है तो वो हो सकता है कि सिर्फ उत्तम नगर में जो भी स्कूल हैं दो उनको सेलेक्ट कर ले अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, या अगर हम कहें कि वो हरिनगर रहता है तो वो वहीं के वहां पे जो भी स्कूल्स हैं उनको सेलेक्ट कर ले। तो जब इन्वेस्टिगेटर सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से कि कहां से उसको डेटा को कलेक्ट करना उसके लिए इजी होगा, तो उस मेथड को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो एक तो ये सिंपल मेथड है, इसकी मेरिट्स की अगर हम बात करें, और उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं लगता क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा देखता है, जो उसके नजदीक जो भी आइटम्स होंगे उन्हीं को वो सेलेक्ट करता है। तो ये लेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है मींस लेस इसमें कॉस्ट लगती है और सिंपल मेथड है। लेकिन अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस को देखता है, वो ये नहीं देखता कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किन आइटम्स को उसको सेलेक्ट करना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, जो कंक्लूजन है वो सही ड्रॉ हो। तो इस केस में अगर सैंपल आइटम ही सही सेलेक्ट नहीं होंगे तो जो रिजल्ट है वो भी डाउटफुल होगा। मैम हाँ बोलो बेटा। डिमांड लाइज स्टैटिस्टिक्स और लाइज के बारे में बताना। स्टैटिस्टिक्स, डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ देखो डैम लाइज है, इसमें जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन किया गया है लाइज के साथ। कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, लाइज लाइज, डैम लाइज और स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, झूठ है। डैम लाइज मींस कि चाहे किसी से ऐसी झूठ जिससे किसका नुकसान भी हो जाए, और उसका कंपैरिजन फिर किया गया है स्टैटिस्टिक्स से। तो इट मींस कहने का मतलब ये है कि क्या जो स्टैटिस्टिक्स है वो झूठ है, तो हम कहेंगे नहीं, स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, जैसे हम जो क्ले है उसको जैसी शेप देना चाहे वैसे दे सकते हैं, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स का भी यूज और मिसयूज दोनों किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो एक सिंपल लेमैन जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स की फुल नॉलेज है। और दूसरा, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के जो भी लिमिटेशन है
वो आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स की आपको लिमिटेशन पता है तो उस केस में आप स्टैटिस्टिक्स का सही यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में झूठ नहीं है, वो क्ले की तरह है, उसको जैसे चाहे आप शेप दे सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको जो एक टॉपिक कराया था कि इसमें इन्वेस्टिगेटर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो जब भी आइटम सेलेक्ट करता है टू फ्रेम ए सैंपल, उसमें अगर वो पार्शियलिटी करे, अपनी मर्जी से आइटम्स को सेलेक्ट कर ले, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, इन्वेस्टिगेटर की फेवर में आएगा। जैसा इन्वेस्टिगेटर शो करना चाह रहा है वैसा ही कंक्लूजन ड्रॉ होगा। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर को या अगर हमें जो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन हमें पता है तो उस केस में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका सही यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर दो फर्म है, इन दोनों के जो फर्म का जो प्रॉफिट है इसका एवरेज भी 2000 है और इसका एवरेज भी 2000 है, तो इस केस में इसका मिसयूज किया जा सकता है कि जो भी जो सेलर है या जो ब्रोकर है वो आपको कह सकता है कि आप फर्म बी को परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि बी जो फर्म है उसको ज्यादा कमीशन दे, तो उस केस में आपके लिए जो है डिसीजन लेना वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों का एवरेज प्रॉफिट कितना है 2000। लेकिन अगर आपको पता है कि सिर्फ जो एवरेज है इसके बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है, तो आप जो भी ब्रोकर है उसको बोल सकते हो कि हमें फर्म के जो भी बैलेंस शीट है या जो उसका इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमें चेक करना है। तो उस केस में आप चेक कर सकते हैं कि जो फर्म ए है फॉर एग्जांपल इसका प्रॉफिट पहले ईयर था 1000, दूसरे ईयर 2000, थर्ड ईयर 3000, तो जो फर्म ए है ये ग्रोथ कर रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। और जो फर्म बी है उसका अगर था 3000, 2000 और फिर 1000, यानी कि डिक्लाइन हो रही है। तो उस केस में आप किसको परचेज करना प्रेफर करेंगे? ए को, चाहे आपको थोड़ी सी महंगी क्यों ना मिले। तो स्टैटिस्टिक्स है वो झूठ नहीं है, हाँ उसका मिसयूज किया जा सकता है, वो एक क्ले की तरह है, उसको जैसे कोई यूज करना चाहे अपने तरीके से वो कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि एक तो स्टैटिस्टिक्स को जब भी यूज करें तो अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है। कि जैसे इस केस में है कि एवरेज प्रॉफिट 2000 है, लेकिन हमें सिर्फ एवरेज के बेस पे अपना डिसीजन नहीं लेना है, हमें चेक करना है उसके रेफरेंस को कि साथ में जो भी उसका बैलेंस शीट है उसकी या उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको भी हमें चेक करना है। तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में झूठ नहीं है। वंशिका फिर से एक्सप्लेन करूं बेटा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी बोलो। आ गया? वेरी गुड। वंशिका अगर और कोई भी ऐसा टॉपिक है, देखो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, बुक है आप वंशिका आपके पास? हाँ या ना? चलो बेटा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज, आज आपके वो पेपर तो हो जाएंगे सबमिट, तो अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो और पेपर की अपनी तैयारी करो। कोई भी डाउट है तो आप या तो क्लास में पूछो, क्लास में नहीं पूछ रहे व्हाट्सएप कर दो चाहे मेरे को, मैं अपने आप फोन करके आपको बता दूंगी। अगर फोन नहीं कर पाऊंगी तो क्लास में सबसे पहले आपका डाउट सोल्व करूंगी। ठीक है बेटा? और जो भी असाइनमेंट या होमवर्क भेजू आज से कंप्लीट करना है, अब 3-4 दिन रह गए आपके पेपर के बस। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। अगर आपको अभी भी और कोई क्वेश्चन पूछना है, 40 हो गए वैसे तो, लेकिन पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है तो।